नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट जेआरएफ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस जो है 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें नियर अबाउट आई थिंक 2500 क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे। और 2500 मतलब आप मान सकते हैं 5000 पॉइंट्स आपके पास होंगे, क्योंकि एटलीस्ट इन अ क्वेश्चन वी विल डिस्कस एटलीस्ट 2 पॉइंट ऐसे तो होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस सीरीज को अच्छे से देखें और बेटर करें एग्जामिनेशन में दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके जून 2022-21 के एग्ज़ाम में, वो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ये सही है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा मानने वाले जो लोग हैं वो हैं समाज कल्याणकारी सिद्धांत के अनुसार। जैसे आपको पता होगा कि जो राइट्स हैं, राइट्स के ओरिजिन को लेकर के वेरियस थ्योरीज हैं, जैसे लीगल राइट थ्योरी हो गया, आपका नेचुरल राइट थ्योरी हो गया, वैसे ही वेलफेयरिस्ट स्टेट थ्योरी ऑफ राइट है, जिसमें समाज कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य को कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया जाएगा दैट इज़ गोइंग टू वायलेट द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है? तो आधुनिक उदारवाद दोस्तों जो है न्यूनतम राज्य या मिनिमल स्टेप में बिलीव नहीं करता है। आप इसको समझिए कैसे दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन, जो आपका लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म जो है 3 ब्रांच थे लिबरलिज्म के। पहला आपका लिबरलिज्म का ब्रांच है क्लासिकल लिबरल, फिर आपका है मॉडर्न लिबरल, फिर मॉडर्न लिबरल के बाद आपका है न्यू लिबरल। दोस्तों ये ओरिजिन हुआ है। अब देखेंगे कि क्लासिकल लिबरल जो हैं दे आर वेरी कॉशियस विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट। दे आर सेइंग कि स्टेट शुड बी मिनिमल स्टेट एंड स्टेट शुड वर्क लाइक अ नाइट वॉचमैन। ये क्लासिकल लिबरल कह रहे हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि 1929 दैट इज़ द ईरा ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एट द वर्ल्ड लेवल। तो क्या होता है कि इसमें जो है आपकी क्लासिकल लिबरल की जो पॉलिसीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो उसके रिस्पांस में मॉडर्न लिबरल निकल के आते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, स्टेट को कम काम नहीं, स्टेट कुछ कल्याणकारी कार्य भी कर सकता है। तो उस मॉडर्न लिबरल आइडियोलॉजी में उसके कुछ बेसिक बिलीव्स हैं। उस बिलीव्स में से आपका है ये भी, जैसे जो आपका मॉडर्न लिबरल होंगे वो इस बात पे बिलीव करेंगे कि सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, इसीलिए मॉडर्न लिबरल को सोशल लिबरल भी कहते हैं। और जो मॉडर्न लिबरल हैं वो बिलीव करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी पर, और मॉडर्न लिबरल जो है वेलफेयर वर्क भी करते हैं। लेकिन मॉडर्न लिबरल कभी नहीं कहते कि स्टेट को मिनिमल कार्य करना चाहिए। और मॉडर्न लिबरल के जो इम्पोर्टेंट सपोर्टर हैं दोस्तों, उसमें आपका नाम है J.S. मिल का, T.H. ग्रीन का, हाव हाउस का, लास्की का। ये नाम विथ पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट रिमेंबर इट। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। ये स्टेटमेंट है दोस्तों, हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह किसका विचार है? यह विचार जो है दोस्तों फ्रांसिस फुकुयामा का है। फ्रांसिस फुकुयामा एक माने जाने स्कॉलर हैं जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है एंड ऑफ द हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रारंभिक उदारवादी को C.B. मैकफरसन किस प्रकार अभिलक्षित करते हैं? तो दोस्तों जो आपका इनिशियल लिबरलिज्म है, जिसको आप क्लासिकल लिबरल भी कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, उसमें उस लिबरलिज्म को
सीबी मैकफर्सन ऑटोनॉमस लिबरलिज्म कहते हैं। अब ऑटोनॉमस लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऑटोनॉमस लिबरलिज्म मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्ति अपने शरीर अपनी क्षमताओं का स्वामी होता है। बेसिक सा जो मीनिंग है ऑटोनॉमस लिबरलिज्म का या स्वायत्त उदारवाद का, कि व्यक्ति अपने शरीर और क्षमताओं पर क्या है, उसका स्वामी है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है मार्क्स से संबंधित है, थ्योरी ऑफ सरप्लस थ्योरी ये भी मार्क्स से संबंधित है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट ये भी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। लेकिन जो परिवार, निजी संपत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टेट, इन सब के बारे में कार्ल मार्क्स ने कुछ विशेष नहीं कहा है। तो आई थिंक कि ये वाला आंसर आपका डी सही होगा। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। ऐसा कहना है थॉमस हॉब्स का दोस्तों। थॉमस हॉब्स जो है एक इंडिविजुअलिस्ट थिंकर है, जो कहता है कि ह्यूमन बीइंग आर पावर सीकर। वो हमेशा पावर को पाना चाहेंगे। आपके मन में आएगा कि पावर क्यों चाहिए, तो थॉमस हॉब्स कहता है कि पावर इसलिए चाहिए ताकि ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और अपने प्लेजर को बढ़ा सके। ये बेसिक बात कहता है। थॉमस हॉब्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा है जिसको आपको पता होगा, वो है आपका लिवियाथन। और थॉमस हॉब्स ही है जो ह्यूमन बीइंग के नेचर को क्या मानता है, निगेटिव मानता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखी है। तो दोस्तों द आर्ट ऑफ वार लिखने वाले जो स्कॉलर हैं उनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली जो है फ्लोरेंस के रहने वाले थे और ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। द रीज़न इज बिकॉज ही सेपरेटेड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द मोरालिटी और रिलीजन। और इसके अलावा जो है मैकियावेली ने द डिस्कोर्स नाम का भी बुक लिखा है। उन्होंने द फ्लोरेंस जहाँ उनका जन्म हुआ था उस पर भी बुक लिखा है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। ये एक कोटेशन था, तो कोटेशन में ये था कि क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। मतलब जो आप रिवोल्यूशनरी वायलेंस होता है वो एक भेदक नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ के जो लोग हैं कि खुद को वो पुनर्निर्माण कर सके, पुनः बना सकें। ये कहना है फ्रंट फैनन का दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है वो आपका अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना। ये ह्यूमन बीइंग को एज ए आइटम समझने का काम आई थिंक ये जो किया है वो थॉमस हॉब्स ने किया है दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने किया है, जबकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नहीं किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कॉन्सेप्ट्स हैं कल्चरल नेशनलिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, लोकतांत्रिक शासन जिसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कह सकते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कोटेशन है ये बाल गंगाधर तिलक का है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ही इज़ नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, पहला पॉइंट इनके बारे में। सेकंड, ही रूट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट वाज मराठी, सेकंड इज केसरी। एंड जो मराठी है, मराठी का लैंग्वेज आपका इंग्लिश था और केसरी का लैंग्वेज जो है मराठी था दोस्तों। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच शुड बी नोटेड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इंडियन सिटीजनशिप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 है, जिसमें हमें डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं विद द रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप की, कौन सा सिटीजन कौन है क्या है। जैसे आप देखेंगे कि जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स को ही हैं, फॉरेनर्स को नहीं है। जैसे आपका आर्टिकल हो गया 15, 16, 19, 29, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो केवल इंडियंस को ही प्राप्त हैं। ये सब का मेंशन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 5 to 11 के बीच में दोस्तों। और हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो
कॉन्सेप्ट दिया गया या जो प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया वो इम्प्लीमेंट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, भारत एक नागरिक एक साथ अन्य देशों के नागरिक भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। आप एक साथ दो राज्यों के या दो स्टेट्स के, दो कंट्रीज़ के सिटीजन नहीं हो सकते, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी किसके पक्ष में तर्क देते हैं? तो ये मनुष्य की गरिमा, ये जो है कट्टर जातिवाद के विरोधी थे। ये जो अनटचेबिलिटी है सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी, जो फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी है, इन सब का ये विरोध करते थे। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था दोस्तों। और पेरियार को जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखे थे जिसका नाम है सच्ची रामायण, जो कि बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। और ईवी रामास्वामी नायकर जो है साउथ इंडिया में पूजे जाते हैं, और इनके नाम पर ही देखेंगे केरला में एक पेरियार रिवर है। केरला में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? तो ये ऐसा मानने वाले कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स जो है ये मानता है कि नौकरशाही 4 प्रकार की होती है। नौकरशाही मीन ब्यूरोक्रेसी 4 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिभावक ब्यूरोक्रेसी दोस्तों, फिर जातीय ब्यूरोक्रेसी, फिर संरक्षक ब्यूरोक्रेसी, और आपका योग्यता ब्यूरोक्रेसी। ये है 4, और ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दोस्तों। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? व्हाट इज़ द फंक्शन व्हिच इज़ नॉट डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जुडिशरी को नियंत्रित नहीं करती हैं, क्योंकि जुडिशरी इज़ अ सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। जनरली आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन्स आपका है, सेकंड ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन्स। पहला ऑर्गन्स आपका होता है एक्सिक्यूटिव, सेकंड ऑर्गन्स होता है आपका लेजिस्लेटिव, और थर्ड ऑर्गन्स होता है आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी पे कोई पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल नहीं करती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे दे ब्रिंग अवेयरनेस एमंग द ह्यूमन बींग्स या सिटीजन्स। तो जो सिटीजन्स के बीच ये अवेयरनेस लेके आते हैं, उस अवेयरनेस से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनता है, और वो दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी मजबूत होती है। फिर क्या होता है, दे ब्रिंग नेशनल यूनिटी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई इंपॉर्टेंट काम हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो संविधानवाद की विशेषता ये नहीं है कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है, पार्टी आधारित अवधारणा नहीं होती है। संविधानवाद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। और इस पे जो है यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया है, आई थिंक 2021 में, जिसमें पूछा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, जिसमें आंसर सही था उसका सी, जो दिया था लिमिटेड गवर्नमेंट। फिर आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकार्यों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकार्यों में भेद किया है? तो वो है आपका आमंड एंड कोलमैन। आमंड एवं कोलमैन ने हित अभिमुखीकृत प्रकार्य और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकार्यों में भेद किया है, मतलब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन और अदर एनोमिक ग्रुप फंक्शन, इन सब के बारे में डिफ्रेंसिएशन जो करने का काम किया है आमंड एंड कोलमैन ने किया है। आमंड एंड कोलमैन ने समूहों को वर्गीकरण उनकी संरचनात्मक रूप पे किया है, मतलब जो वो है समूहों का वर्गीकरण वो करते हैं लोग, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो वो आपका है दोस्तों ENSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप।
अब आपके मन में आना चाहिए कि एनएसजी क्या है दोस्तों। तो एनएसजी क्या है, एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जिसमें क्या है कि इसमें वही मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज आई थिंक एट प्रेजेंट देयर आर 46 कंट्रीज़। ये इनके पास क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इजिली अवेलेबिलिटी है। कोई भी कंट्री जो इसका मेंबर है, इसी ग्रुप के मेंबर के दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बाउंडेशन नहीं क्रिएट किया जाएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया इतना इंपॉर्टेंट है और एट प्रेजेंट टाइम इंडिया क्या कर रहा है, बात कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, लेस कार्बन इमिशन का। तो इंडिया को क्यों नहीं मेंबर बन जाना चाहिए, इसमें बन जाना चाहिए बिल्कुल। तो इसमें 2 हर्डल्स है। पहला हर्डल है इंडिया के सामने कि इसका मेंबर जो है, इसका मेंबर बनने के लिए जितने भी 46 कंट्रीज़ हैं उनका कंसेंसस होना ज़रूरी है। कंसेंसस दोस्तों, ना कि सपोर्ट, केवल कंसेंसस होना ज़रूरी है। और इसमें आपका है चाइना, और चाइना कभी नहीं चाहेगा। तो पहला रीज़न ये है कि इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। और एक शर्त भी है कि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए आपको एनपीटी साइन करना पड़ेगा, और एनपीटी जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इस वजह से इंडिया इसको साइन करके एनएसजी का मेंबर नहीं है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? तो आपका ये है, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। ये आपका गलत है। बाकी आपके सभी जो दिए हैं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नियो रियलिज्म के। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? सतत विकास मतलब आप समझ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्षण होने चाहिए क्या, उसमें हमेशा कंट्रोल्ड डेवलपमेंट होगा, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपका ये सही होगा। बाकी ये सभी हैं, दीज आर द क्वालिटीज़ आर बिकन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल की जो इंडियन डेमोक्रेसी है या मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है इसका। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ओरिजिन में कब आता है, 1987 में आता है। और इसको लाने वाले होते हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री, जिनका नाम बर्टलैंड है। और ये बर्टलैंड कब आता है दोस्तों, जैसे को आपको पता होगा कि आप देखेंगे कि 1982 के आसपास मान सकते हैं, 1982 या 83 के आसपास क्या होता है, ब्रुटलैंड कमीशन बनती है। ब्रुटलैंड कमीशन ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देती है। और ये जो बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया ये कमेटी होती है। आप जो बच्चा एनवायरनमेंट पढ़ता होगा उसमें इसको बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्धपरिधि की संकल्पना को जोड़ा है? तो अर्धपरिधि की संकल्पना को जो जोड़ा है वो इमैनुअल वालस्टेन ने जोड़ा है। जो दोस्तों इमैनुअल वालस्टेन क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया है, जो है आप कह सकते हैं, जिसमें ये बात करते हैं कि एक कोर कंट्री हो गया, फिर पेरीफेरी, फिर सेमी पेरीफेरी, फिर पेरीफेरी, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट जो है इमैनुअल वालस्टेन ने दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो ये आपके सार्क थे, सार्क के। अब सार्क क्या है, सार्क की इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों जो हुई थी आपकी आई थिंक 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। और ये जो है इसमें जो शामिल देश हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसमें आपके हैं 8 कंट्रीज, जिसमें आपका है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, भारत यानी कि इंडिया, फिर आपका पाकिस्तान है दोस्तों, और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ दोस्तों कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बिमस्टेक। और बिमस्टेक में भी कौन कौन से कंट्री हैं ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है एग्जाम में कि इनसे मिलते जुलते नाम दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा कंट्री दोनों का मेंबर है, कौन सा केवल एक का मेंबर है। तो बिमस्टेक के मेंबर जो हैं आपके बांग्लादेश हैं, भारत है, श्रीलंका है, और आपका भूटान है, नेपाल है। ये जिन कंट्रीज़ पे हमने टिक लगाया है दोस्तों ब्लूटूथ, वो क्या है, दोनों के मेंबर है। लेकिन म्यांमार क्या है, केवल बिमस्टेक का मेंबर है, सार्क का नहीं है। थाईलैंड क्या है, बिमस्टेक का मेंबर है, सार्क का नहीं है।
फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 आता है वो है दोस्तों, भारत की प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत भारत की प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जा सकता? तो वो है, नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जो ओरिजिन ऑफ इंडियन होते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, उनके पास पॉलिटिकल राइट नहीं होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें है 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये था दोस्तों, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पे साइन किया था इंडिया ने 2020 में। ये क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होगा एग्जाम में, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स से रिलेटेड है, और करंट इवेंट्स को कवर करने के लिए आई थिंक एवरीवन शुड रीड द न्यूज़पेपर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताइए? तो इसका नाम मैकमोहन है दोस्तों। और रेड क्लिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। फिर आपका डूरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर आपका पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? तो आपका ऑप्शन है 6 मंथ। और जो राष्ट्रपति का पोस्ट है प्रेसिडेंट, ये मेंशन है आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शिल बी अ पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 53 कहता है कि the all executive power of the union shall be vested in the hand of the president and it should be used by him directly or indirectly। तो जो हमारे यहाँ का नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, इसका मेंशन आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 बात करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन से दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 ये है, चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई? ये लागू होती है आपकी दोस्तों 26 नवंबर 1949 में। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, और इसी दिन कुछ पार्ट को लागू कर दिया गया था और कुछ पार्ट को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कुछ लागू किया गया था इस डेट को और कुछ लागू किया गया था इस डेट को। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में समावेश किया गया? तो उसमें समावेश किया गया था ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ओके दोस्तों। और आपका यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है, समाजवादी है। समाजवादी मीन्स यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोका जाएगा। पंथ निरपेक्ष मीन्स इंडिया विल बी अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन शुड बी इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड देयर विल नॉट बी एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अखंडता मतलब कि कोई भी इंडिया का पार्ट अलग नहीं हो पाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय शासन संबंधित दोस्तों जो है आपका कार्य ये नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण या स्थानीय लेवल पर लोकल गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना बहुत विशेष नहीं होता है। बट लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं, ये सब लोकल गवर्नमेंट का कार्य होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समाज का अभिलक्षण नहीं है? सोशल एक्शन ग्रुप। सामाजिक सक्रिय समूह एक पक्षपाती समूह होते हैं। वे एक गैर सांस्कृतिक संगठन, गैर व्यावसायिक संरचना, साथ ही एक स्वशासी समूह होते हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं होते। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? आपके जो सोशल एक्शन ग्रुप हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है आपको। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 30।
निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के समूल सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? भारतीय संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा जो दिया था, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन एक लायर था और वो लीगल मामलों में बहुत एक्सपर्ट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी की चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? तो चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं हो आपका है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो आत्मनिर्भर भारत जो है आपका ये स्टार्ट हुआ था 12 मई 2020। ये भी करंट बेस्ड इवेंट से रिलेटेड है, यानी कि आपको अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में, देन यू हैव टू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। जो आपका प्रसिद्ध परवर्डीय शब्द यानी कि पोस्ट कॉब है, ये किसने बताया था? तो ये दोस्तों बताया गया था आपके लूथर बुलिक के द्वारा और उर्विक के द्वारा। और लूथर बुलिक और उर्विक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्कॉलर हैं। अब इसमें जो पोस्ट कॉब है, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग, डी से डायरेक्शन, सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट एक पुस्तक है जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं ऑसबॉर्न और ग्लोबर। ये दो व्यक्तियों ने लिखा है और ये लिखा गया था 1992 में दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फादर हैं वो हैं आपके फ्रेडरिक्स। और फ्रेडरिक्स का कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव संबंधी सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका कथन जो सही नहीं है वो आपका ये है कि अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो भी स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट डी एंड स्टेटमेंट ए, ये सब करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दिया गया था आपका एल्टन मायो के द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 37 दोस्तों। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना दी थी? तो ये सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके रिस्पेक्ट में गवर्नेंस शब्द का प्रथम बार आधिकारिक प्रयोग किया था किसने? वर्ल्ड बैंक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, ये कहने वाले थे वुड्रो विल्सन। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चंस एटलीस्ट 1 to 2 एवरी ईयर आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक स्वराज और व्यय की स्वराज ना होकर के राजस्व होगा। मतलब बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। तो ये स्टेटमेंट दिया था रेनो स्टॉर्म के द्वारा दोस्तों। और बजट आपका जो है इंडिया में पहली बार, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई उल्लेख नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। और बजट दोस्तों बॉट सबसे निकला है, बॉट जो कि आपका है क्या, फ्रेंच वर्ड है। ओके, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो पहले आपको पता होगा शिकागो यूएसए में है और यूएसए इज बेस ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसके जो सपोर्टर होंगे वो स्पेशली न्यू लिबरल होंगे। उसमें जो मेन सपोर्टर थे मिल्टन फ्राइडमैन है, और मिल्टन फ्राइडमैन को नोबेल भी दिया गया था 1976 में। और इन्होंने एक बुक भी लिखा है बहुत फेमस, जो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट प्रेजेंट। और ये जो है मिल्टन फ्राइडमैन एक नियो लिबरल थिंकर हैं। कौन से हैं? नियो लिबरल
थिंकर हैं। ही इज सपोर्टिंग अगेन द मिनिमल वर्क ऑफ द स्टेट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर जो कोई बंदा अच्छे से एनालिसिस करेगा तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे पाएगा। तो PYQ में इतने हेल्प होते हैं अगर जो आप अच्छे से तैयार कर लें कि आई एम श्योर कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। तो जो आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक या पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं वो आपके हैं जॉन लॉक, फिर आपके हैं जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, हाँ अब यहाँ पर एक पॉइंट आप जान सकते हैं कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं आपके रूसो हैं, कांट हैं, हीगल है, ग्रीन है, बुशांके हैं, बार्कर हैं। ये क्या हैं? पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। जबकि आपका जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जेस मिल, फ्रीडमैन, स्पेंसर, ये सब क्या हैं? निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं। तो अनुदारवाद के जो मूल विश्वास हैं आपके, वो आपका है परंपरा और पल, सोपानिक और सत्ता। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेस मिल द्वारा किया गया? तो जेस मिल जो है ह्यूमन वुमेन्स के राइट की बात करता है, ओके दोस्तों। और आफ्टर मैरिज देयर शुड बी द प्रॉपर्टी एलोकेटेड टू वुमेन एज वेल, इसकी भी बात करता है। और इसका मतलब आर्गुमेंट ये है कि ही रूट अ बुक ऑन द वुमेन, द नेम ऑफ द बुक इज सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। ये बुक लिखा है किसने? जेस मिल ने लिखा है। और वो वुमेन्स के बारे में ऐसा क्यों सोचता था? क्योंकि आप जब इसका पर्सनल लाइफ पढ़ेंगे जेस मिल का, तो जेस मिल की जो वाइफ थी हैरी टेलर, उसका इसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था। लगभग आई थिंक 20 ईयर तक ये लोग बिना मतलब शादी किए हुए साथ रहे हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन दोनों लोगों का अच्छा था। इसका इन्फ्लुएंस इसके कार्यों पर, इसके राइटिंग वर्क्स पे भी देखने को मिलता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना है, ये सही है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम थी। हाँ, ये भी सही है क्योंकि वो ऐसा मानता था। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। नहीं, उसने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार किया है। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं था ना, हीगल जो है वार के बारे में बिलीव करता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? तो वो उपनिषदों से प्रभावित थे, सही है। वो उपनिषदों को लॉजिकल मानते थे और उपनिषदों का एक मतलब प्रोपोगेशन करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। वो जो उन्हें कोई चीज़ प्रूव करना होता था तो उपनिषद से ही देखते थे दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है कि वे युक्तिवादी थे, एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। हाँ, जो आपके राजा राम मोहन राय थे वो एक ईश्वरवाद को समर्थन करते थे। उन्होंने यहाँ तक एक बुक लिखा है, बुक टू मोनोथिस्ट। उनका एक बुक है, मोनोथिज्म पर एक बुक भी लिखा है उन्होंने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर पॉइंट जो है डी, वो नास्तिक नहीं थे दोस्तों, वो गॉड पे बिलीव करते थे। वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित तंत्रात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, ये सही है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 46 आता है दोस्तों। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो चार के चारों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो भी आई थिंक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा राजीव अहिर का, ही इज़ एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये चार के चारों पॉइंट्स दोस्तों सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 47, श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे? तो श्री अरबिंदो जो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है, ये मानते थे। फिर अवयी के रूप में राष्ट्रवाद को भी मानते थे। धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद को मानते थे। तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों सही है दोस्तों। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। तो पूर्व शर्तें हैं, इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका तैयार करना, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, खोज के केंद्र की परिभाषा, ये तीन के तीनों सही हैं विथ रिस्पेक्ट टू द आस्क्ड क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचारण दृष्टिकोण से संबंधित है। तो कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है आपका राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, सही है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 50, निम्नलिखित में से कौन से नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण हैं। तो नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण आपका ऑप्शन ए है, बी है। यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि, ये दोनों सही है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 51, यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें आपका सही है कि यूएन चार्टर में जो शांति के लिए जो बातें कही गई हैं उसमें ये बातें कही गई हैं कि विवादों को शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय 4 में शांति की बहाली की प्रक्रिया दी गई है, कैसे आप शांति बहाल कर सकते हैं। फिर आपका जो उसमें अध्याय या चैप्टर 7 है उसमें विवादों को बलपूर्वक निपटारा करने के लिए शांति परिवर्तन किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, इसमें क्या है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो जो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत है वो इस बात का समर्थन करता है कि मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। हाँ, ये थ्योरी इससे प्रभावित है। धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि और अर्धपरिधि में डिवीज़न देखने को मिलता है। और जो ये विश्व प्रणाली सिद्धांत है इसको देने वाले जो है वालेस्टिन है, जो कि हम इसी ईयर के क्वेश्चन के ऊपर वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड टॉपिक से ये पॉइंट रिलेटेड है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे नाम इमैनुअल वालेस्टिन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत के संबंध में से निम्न में कौन सही है। तो आपका ऑप्शन ए और डी सही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत जो दिया गया था रेजिम थ्योरी, उसमें यह कहा गया कि यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है, मतलब एक अटेम्प्ट है कि अराजक इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड कराना, उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है, ये भी आपका सही है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 का आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है वह फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 ईयर पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एवरी 5 ईयर पर, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसमें 3 ही मेंबर नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी सही है कि ये कथन जो है सही नहीं है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश संसद में प्रस्तुत करता नहीं, वित्त आयोग जो है या आपका फाइनेंस कमीशन अपनी जो रिकमेंडेशन है वो देता है प्रेसिडेंट को। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों। इंदिरा सिद्धांत ये आपका फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है और ये आपका संबंधित है सी और डी, जिसमें
इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित किया गया है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडिया के प्रॉब्लम है उससे, या इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे रिलेटेड है। और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। मतलब कोई फॉरेन कंट्री या जो सुपर पावर हैं साउथ एशिया में कोई भी इंटरफेयर करते हैं, दैट शुड बी अंडरस्टूड एज अ थ्रेट टू द इंडियन इंटरेस्ट एज पर इंदिरा सिद्धांत। ओके दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार हैं? तो लोकसभा के एकमेव अधिकार आपके हैं धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण और आपका है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। फिर आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो इसमें निर्णय जो है राइट टू प्राइवेसी को लेकर था, और इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहता है कि राइट टू प्राइवेसी इज द राइट अंडर फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21। तो 21 में जो है राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं? तो चुनाव राजनीति में जो दोस्तों वाद विवाद के जो विषय हैं वो आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव, और स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानों को प्रारंभ करना। ये सब जो है वाद विवाद है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिस्कस कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है आपका जिसको बोलते हैं ईवीएम, उसको प्रोपोगेट किया जाना चाहिए, मैक्सिमम यूज में लाना चाहिए। फिर जो लोकल लेवल पे बात की जा रही है कि हमें पॉपुलेशन इज अ थ्रेट टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया, कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन ना आए इसलिए क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक मानक लगाया जाए कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके पास बच्चे होंगे दे वुड नॉट बी एबल टू फाइट और गो इन द इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में श्रमिक आंदोलन किनसे दुष्प्रभावित होता है? तो भारत में जो श्रमिक आंदोलन है वो दुष्प्रभावित होता है आपके कम सदस्यता की वजह से, कमजोर वित्तीय स्थिति की वजह से, और अनेक संघों का होना। जैसे अभी जो हमारे यहाँ लेबर मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट में जो बेज वर्कर हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको जो वीक करने वाली चीज़ें हैं उसमें पहले नंबर तो जो है मेंबरशिप बहुत कम होता है। आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि मेंबरशिप क्यों कम है? पहला नंबर ये मेंबरशिप कम इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। फिर ये जो लेबर मूवमेंट होते हैं इन मूवमेंट में कोई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होते हैं जिससे ये सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म तक, तो ये एक इशू है। फिर यहाँ पर इंडिया में देखेंगे कि बहुत सारे श्रमिक संगठन हैं जो उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनमें एक यूनिटी नहीं है, और पॉइंट जो स्टैंड होना चाहिए स्टैंड एक नहीं है किसी एक पॉइंट को लेकर के। तो ये सिचुएशन क्रिएट करती है कि उन्हें सप्रेस कर दिया जाता है, या गवर्नमेंट उन्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, या उतना अच्छा प्रेशर वो लोग गवर्नमेंट पे नहीं बना पाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 61 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैक ग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइजेज में प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है, निम्नलिखित में से कौन सी सही हैं? तो द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइजेज ये लिखा है मैक ग्रेगर ने, जिसमें इन्होंने सैद्धांतिक मान्यताएं दी हैं, और उनके सैद्धांतिक मान्यताओं में कौन कौन सी मान्यताएं सही हैं उसको देखते हैं। तो उसमें इनकी मान्यताएं ये सही है, जैसे आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है निर्देशित होना पसंद करते हैं और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहते हैं, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जैसे जिनके अंदर कोई लॉन्ग एम्बिशन नहीं होगा, लॉन्ग एम्बिशन उनके पास कोई एम्बिशियस पीपल नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि उन्हें कोई कमांड कर देगा कि भाई तुम ये करो तो वो करेंगे, और वो जनरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हटते हैं। ऐसा किनका कहना है? मैक ग्रेगर का, उनकी थ्योरी में है। फिर आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखते हैं। जो आम मानव होते हैं या मतलब जो सिंपल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उससे लर्निंग भी करते हैं। आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हों तो दूर रहना
चाहेंगे। मतलब जो सिंपल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जनरली काम करने से अवॉइड करते हैं, उनका नेचर ऐसा इस टाइप का होता है, ऐसा कहना है इस थ्योरी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, निष्पादन बजट यह दर्शाया है कि कोई सरकार इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं। तो निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है ये आपके चारों। जैसे निष्पादन बजट में क्या होता है कि इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना और सूचना ग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसका मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम का मापन होता है। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 63। 63 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मेरी पी फालेट के उन्नत विचार हैं। तो मेरी पी फालेट के उन्नत विचार हैं आपका रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण, जिसको आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन। तो जो इसका है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन, ये दो कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं मेरी पार्कर फालेट से। ओके दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 64। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत है, न्यू राइट आइडियलिज्म के मानने वाले विचारक हैं। तो न्यू राइट आइडियलिज्म के मानने वाले विचारक जो आपके हैं वो आपके हैं ऑस्ट्रियन स्कूल के और शिकागो स्कूल के। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रिया आपके यूरोप में है और शिकागो आपके यूएसए में है। ऑस्ट्रियन स्कूल तथा शिकागो स्कूल नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत को मानने वाले विचारधारा हैं। सन 1970 के अंत व 1980 के आरंभ में नव दक्षिणपंथ का उद्भव ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की छत्र छाया में हुआ था। मतलब जो ये आइडिया आपका निकला है दक्षिणपंथी सिद्धांत का, ये निकला है आपके मार्गरेट थैचर के इन्फ्लुएंस से, और मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थे यूएसए के। ओके दोस्तों, इसलिए इसे थैचरवाद भी कहते हैं कुछ थिंकर्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन मजदूर वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे। तो मजदूर वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे आपके क्रेसिस्किम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। फिर आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये तीन के तीनों आपके हैं, इससे रिलेटेड हैं। ओके दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 66। इसमें मैच करना है आपको दोस्तों। तो मैच करने में आपको यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपका बुक है ए कैथरीन मैकिनन ने जो लिखा है वो लिखा है आपका टुवर्ड्स आ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ये कैथरीन मैकिनन ने लिखा है टुवर्ड आ थ्योरी ऑफ फेमिनिस्ट। फिर आपका है बी जो कि है आपका सुजैन मुलर ओकन ने लिखा है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। फिर यस फायरस्टन ने लिखा है आपका द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। फिर बेल हुक ने लिखा है आपका दोस्तों, बेल हुक का लिखा हुआ है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। तो ये बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, और आई थिंक ये बुक आपको याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैच करने के लिए दे और उसमें से कोई एक बुक इसमें से रिपीट कर दे, तो आपको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अच्छे से याद रखें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 67। इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आपका जो पहला बुक है ब्यूरोक्रेटिक टेरर जो है दोस्तों, ये लिखा गया है आपके अन्ना हैरेंट के द्वारा। किसने लिखा है दोस्तों, अन्ना हैरेंट ने लिखा है। फिर आपका आता है कल्चरल रिवोल्यूशन। तो कल्चरल रिवोल्यूशन का जो बात करता है माओ जेडोंग करता है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्ड लीप की बात करता है, कल्चरल रिवोल्यूशन की बात करता है माओ जेडोंग जो है माओइज्म, उसकी कॉन्सेप्ट आगे चल के माओइज्म बनती है, जो कि आप देखेंगे कि माओ इन्फ्लुएंस्ड था किससे, कम्युनिज्म से। और आपका ऑप्शन जो सी है अपार्थीड को लिखने वाले जो है फ्रांज फैनन थे दोस्तों। फिर एलिगोरी ऑफ केव, ये तो कॉन्सेप्ट दिया गया है प्लेटो का, जिसमें वो कहता है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये कौन कहता है, प्लेटो कहता है। और उसी कॉन्सेप्ट को, और ये जो एग्जाम्पल दिया है प्लेटो ने अपने बुक द रिपब्लिक में दिया दोस्तों। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67 68, उसमें भी बुक को मैच करने के लिए दिया गया है दोस्तों।
अब क्वेश्चन है पहला आपका, फतवारे जहांदारी ये किसने लिखा है? तो फतवारे जहांदारी लिखा है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फिर थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लिखने वाला जो दोस्त हैं वो स्कॉलर हैं वो बी आर अम्बेडकर हैं दोस्तों, जिन्होंने लिखा थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक। और इंडियन इंडिपेंडेंट ये लिखने वाले आपके हैं दोस्तों चार्ल्स वेटलहॉइम। फिर द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये लिखा है एम एन राव ने। ये इंपॉर्टेंट बुक है। आई थिंक दोस्तों ये सब आपके एक ऐसा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जिसमें आप पीवाईक्यू में पूछे गए जितने भी बुक हैं उसको लिख लें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है दोस्तों। तो लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है आपका मॉडर्न डेमोक्रेसीज। फिर ग्राहम बेल ने लिखा है आपका ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखा है ग्राहम बेल ने। और लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। और आपका गैरिवल आमंड ने लिखा है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ डेवलपमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ डेवलपमेंट अप्रोच ये लिखा है गैरिवाल्डी आलमंड ने दोस्तों। चार्ल्स मेरियम ने लिखा है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और चार्ल्स मेरियम दोस्तों जो है बिहेवियरल रेवोल्यूशन की समर्थक हैं, बिहेवियरलिज्म को सपोर्ट करती हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है दोस्तों कि इसमें पूछा गया है मैच करने के लिए, और इसमें आंसर को नहीं दिया गया है, फिर भी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे पहला नंबर तो ये साल्ट का मीनिंग क्या है दोस्तों? तो साल्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको देखेंगे कि जो कोल्ड वार का ईरा है, कोल्ड वार में देखेंगे कि 2 खेमा बन जाता है या 2 पोल्स बन जाते हैं। एक पोल होता है यूएसए वाला, एक होता है आपका यूएसएसआर वाला। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों में आर्मी और जो वेपन्स है उसको लेकर के रेस स्टार्ट हो जाता है। और इस रेस को कम करने के लिए कि आर्म एंड एम्यूनेशन इतना ना बना लें जिससे कि दिक्कतें हो जाएं फ्यूचर में, पृथ्वी पे जो ह्यूमन बीइंग है उनके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो लोग स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क या हथियार परिसीमन वार्ता स्टार्ट करते हैं। और इसमें 3 स्टेज में ये लोग बात करते हैं, 2 स्टेज में साल्ट में और एक होता है आपका स्टार्ट का। तो आप साल्ट देखते हैं ये होता है आपका 1972 में दोस्तों, और साल्ट सेकंड जो है 1979 में होता है, और स्टार्ट फर्स्ट होता है आपका 1990 में 1990 में होता है। और अभी न्यूज तत्काल का था दोस्तों कि अभी रशिया ने जैसे ही यूक्रेन पे आक्रमण किया है रशिया ने, वैसे ही जो ये स्टार्ट का जो एग्रीमेंट है ये वायलेट कर दिया गया है। इसको कह सकते हैं कि डिक्लाइन कर दिया गया है रशिया के द्वारा। तो ये करंट डेवलपमेंट है जो आप याद रख सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, ये भी बुक है और इनको मैच करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो बुक है पहला बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये आपका हुआ था दोस्तों 2020 में। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेट एग्रीमेंट ये आपका हुआ था 2020 में। फिर आपका है दोस्तों इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, ये आपका होता है दोस्तों 2005 में। और 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होता है 2005 में। इस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं मनमोहन सिंह के लीडरशिप में ये होता है। और ये पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों, हर्डल्स भी होते हैं। तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट या सीनेट है वो क्या करती है, 123 अमेंडमेंट करती है, जिसे हाइड अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि हाइड अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये यूएसए के कानून से रिलेटेड है। और इंडिया मात्र एक ऐसा देश है जिसको बिना एनपीटी साइन किए हुए न्यूक्लियर डील अमेरिका ने कंफर्म किया है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप। हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप का जो ये लॉन्च हुआ था, ये आपका हुआ था 2002 में दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें भी मैच करने के लिए दिया है। अगर जो यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो एक चीज़ आप पाएंगे कि कम से कम आपका 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैच करने के लिए दिए हुए हैं, और मैच आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे अगर जो आपको उस मैच में से मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 ऑप्शन आपको पता हो कि कौन से किससे मैच कर रहा है, तो आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 72 है इसमें है सरकार के रूप और अनिवार्य विशेषताएं, मतलब ये गवर्नमेंट के फॉर्म हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो दोस्तों आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल सरकार होता है
या कह सकते हैं आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट होती है, मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जो इंडिया में है कि मतलब एक ही साथ डूबेंगे एक ही साथ उभरेंगे। फिर आपका जो है अध्यक्षात्मक सरकार होता है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि शक्ति का वियोजन होता है। ओके दोस्तों, फिर आपका संघात्मक सरकार जो होती है, संघात्मक सरकार में क्या होता है शक्तियों का विभाजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, यहाँ पर फेडरलिज्म पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है एक, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर विभाजन देखने को मिलता है ना आपको। फिर एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार में क्या होता है दोस्तों की जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, किसी एक इंस्टीट्यूशन में सेंटर में इंस्टीट्यूट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका है कह सकते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, तो वहाँ पर केवल एक ही यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके हाथ में संपूर्ण पावर है, कोई स्टेट जैसी यूनिट नहीं है वहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है और ये इंडियंस राइटर हैं और उनके बुक्स हैं। जैसे रविंद्र रे ने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी, ये बुक लिखा है द रविंदर रे ने। आशीष कुमार राय ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। फिर आपका सी है जो है कैरोली एस्पेरी, ये इंडियन थिंकर नहीं है, जिन्होंने लिखा है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। संजय कुमार ने लिखा है इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ये आप देखेंगे इसमें सब सामने के सामने सही है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में आपका पहला है डिजाइन ने डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों दिया था हर्बर्ट साइमन ने, और इसको हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें। और रियली में अगर जो आप एज ए इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल मीन्स आप एक कोई प्रोफेशनल नहीं है, तब भी आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए लाइफ में, ये आपको सीखने के लिए इस थ्योरी को पढ़ना चाहिए ताकि आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसे तो ईजिली वहाँ से आप बाहर आ सकें। फिर आपका है नेक्स्ट इकोलॉजिकल अप्रोच को जो लिखा है वो लिखा है फ्रेडरिक्स ने दोस्तों। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको लिखा है दोस्तों मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ये बुक जो पब्लिश हुआ था, जो कंपाइल हुआ था, वो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जो कि आपका हुआ था 1968 में। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडवर्ड वेडनर ने लिखा है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये एडवर्ड वेडनर ने लिखा दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 75, ये भी आपका मैच करने के लिए ही है। इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये आपका आया था दोस्तों 1999 में, और 1999 इसी ईयर में क्या हुआ था, कारगिल वार भी हुआ था। फिर आपका है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपका 1934 में आया था। ये 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1935 में किया गया था। और इसकी जो पहले हेडक्वार्टर थी आपकी कोलकाता थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसकी जो पूंजी थी 5 करोड़ की पूंजी थी, और इसको स्टार्ट अंग्रेजों ने किया गया था। इसको लेकिन नेशनलाइज कब किया गया है, इंडिपेंडेंस के बाद। फिर आपका सी है दोस्तों फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये आपका आया था दोस्तों 2003 में। ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है दोस्तों ये आपका आया था गवर्नमेंट की जो डेप्ट है या गवर्नमेंट का जो बजट डिफिसिट चल रहा है, बजट डिफिसिट, उस बजट डिफिसिट को कम करने के लिए आया था। और इसको लाने वाली जो सरकार थी वो उनका था अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसमें इनका टारगेट था कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो बजट डिफिसिट है उसको हम लोग कम करेंगे। प्रोबेशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये आपका आया था 1988 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में है विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन की विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को क्रमानुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। कि जैसे आप देखेंगे कि फेमिनिज्म पे भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। फेमिनिज्म में आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आता है, सेकंड वेव फेमिनिज्म आता है, थर्ड वेव फेमिनिज्म आता है, फोर्थ वेव फेमिनिज्म आता है।
और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो आपका होता है दोस्तों, उसमें जो है वुमेन्स के जो डिमांड होते हैं कि उन्हें केवल राइट टू वोट चाहिए बस। फिर सेकंड वेव फेमिनिज्म में क्या होता है कि वो लोग मानती है नहीं, मुझे सोशल और इकोनॉमिक भी पावर चाहिए या उन्हें राइट चाहिए। फिर थर्ड में क्या होता है कि उन्हें कल्चरल और संदर्भ में मतलब पावर चाहिए। और डी में है पर्यावरण नारीवाद, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में फेमस देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, जिसमें बुक दिए हैं और उनके ईयर्स दिए हैं। तो ये जो सभी के सभी बुक हैं अन्ना अरेंट के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। और अन्ना अरेंट जो है एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो कि जर्मनी में पैदा हुए हैं और उनका जो लाइफ बीता है यूएसए में बीता है। और इनकी जो यूनिक पॉइंट कह सकते हैं कि जो यूनिक इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल साइंस में, वो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, जो कि यूनिक है, एकदम से ही अलग है। और आप देखेंगे कि यूपीएससी मेंस में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अन्ना हरेंट पे क्वेश्चन हर ईयर आए हैं या तो एक अल्टरनेट ईयर में आए हैं। और अन्ना हरेंट के लिखे गए बुक जो इम्पोर्टेंट है उसमें है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जो कि लिखा गया था 1951 से 1 में। फिर द ह्यूमन कंडीशन, ये भी लिखा गया था 1958 में। फिर ऑन रिवोल्यूशन, ये लिखा गया था 1963 में। ऑन वायलेंस, ये लिखा गया था 1970 में। और ये देखेंगे दोस्तों, जो इनका द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है, ये टोटली इन्फ्लुएंस था हिटलर का जो उस समय तांडव था, उसके से इनकी पूरी विचार प्रभावित देखने को मिलेगी आपको। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 ये है, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये आपका जो अंबेडकर ने लिखा था, ये लिखा था इन्होंने इंडियन फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के और इंडिया की जो उस समय करेंसी थी। और आपको बता दें कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी थे। तो इन्होंने ये बुक लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसमें लिखा था इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये उन्होंने 1951 में लिखा था। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये लिखा था उन्होंने 1957 में। गांधी एंड गांधीज्म, ये 1970 में लिखा था अंबेडकर ने। ये तो रटना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये फैक्ट है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 79। और 79 में है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब उनका कैसे पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन का ईयर। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैं कहता हूँ जितने भी, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, 2010 से लेकर के 2022 तक के जितने भी बुक्स आए हैं, और आप देख रहे होंगे कि मैच करने के लिए जो दिए हैं लगभग 20 क्वेश्चन दिए हैं, और 20 क्वेश्चन मीन्स 40 मार्क्स, और वो ह्यूज डिफरेंस पैदा करेगा। तो आई थिंक जितने भी पीवाईक्यू में बुक्स आए हैं उसका एक आपके पास एक शार्ट नोट्स होना चाहिए कि आप एग्जाम में जाने से पहले उसको देख लें। तो आप जानते हैं ये यहाँ पर ए बेंटले, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और ये लिखा गया है 1908 में दोस्तों। और 1907 में क्या हुआ था, इंडिया में स्प्लिट अप कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था। रॉबर्ट ए डाहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि आई थी 1963 में। डेविड स्टन ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि आया था 1965 में। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने जो बुक लिखा है उस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मीन्स जो ट्रीटीज हुई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो ट्रीटी है, जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, ये आपका 1648 में हुआ था। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है क्या? ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है दोस्तों जहाँ पर मॉडर्न स्टेट जो भी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को लिस्टमाइज किया गया कि स्टेट के ये एलिमेंट होंगे। जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है। और यूट्रिची की संधि जो है 1713 में देखने को मिलती है दोस्तों। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ये आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर आता है 26 जून 1945 को, ये आता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। इसमें क्या है, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौते को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पहले हमारा भू समझौता
पहले आपका होता है मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, फिर आपका आता है दोस्तों ताशगंज समझौता, फिर उसके बाद में होता है भू समझौता, फिर आपका होता है भारत रूस मैत्री संधि। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं इनका भी अगर जो आप लिस्ट बना लें जिसमें आप देख लें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन कब कब हुई हैं, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपको नहीं भी आता है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपका इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों। जैसे आप देखेंगे कि जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था वो आया था आपका 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों, और इसमें 7 लोग सदस्य थे, और इसको विरोध इसलिए किया गया क्योंकि बिकॉज नो वन वाज इंडियन इन दिस कमीशन, सो इसलिए इसको क्या किया, अपोज किया गया उस टाइम। फिर आपका जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो होता है दोस्तों वो नवंबर 1930 को होता है। फिर गांधी इरविन समझौता आपका होता है दोस्तों 5 मार्च 1931 को, और कम्युनल अवार्ड जो दिया जाता है 1932 को दिया जाता है, और कम्युनल अवार्ड जो है आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद होता है दोस्तों। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है निम्नलिखित मजदूर संघों को उनके संगठन के वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है। जैसे अगर जो आपको जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका नोट्स भी इस पैटर्न पे होना चाहिए कि आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें एग्जाम में। तो आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस पर। जैसे आपका बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1819 में हुई थी, जो कि किया गया था एम लोखंडी के द्वारा। फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1980 में हुई थी, जिसको किया था महात्मा गांधी ने। फिर दोस्तों इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 3 मई 1947 में हुई थी। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो भारत मजदूर संघ है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में आए अगर जो एक भी इसमें से दे रहा है तो आप एलिमिनेट करके इजिली आंसर को फाइंड आउट कर पाएँ। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों। रेंसिस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के रूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की है, उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये है उनका जो है प्रबंधन की पद्धति की पहचान, जिसमें वो शोषणकारी सत्तावादी, फिर उदार या हितवादी सत्तावादी, विमर्शकारी नेतृत्व, भागीदारी और सहभागी व्यवस्था, इन चारों की बात करते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन से बुक किस ईयर में पब्लिश हुए हैं। तो दोस्तों जो है एहेजेकेल डोर या कह सकते हैं ड्रॉर एहेजेकोल, ये जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रिजिमेंट है। ये बुक जो लिखा गया था दोस्तों ये आपका लिखा गया था 1968 में। फिर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी इसकी पब्लिकेशन हुई थी 1972 में। फिर आपका है न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका आया था 2016 में। फिर आपका आया था पब्लिक पॉलिसी मेकिंग 1975 को दोस्तों। तो जो ये ईयर हैं ईयर आपको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इसमें रीजन दिया है और असर्शन दिया है और रीजन दिया है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देता है। जैसे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका असर्शन है, फिर एक स्टेटमेंट दे देगा दूसरा रीजन दे देगा कि क्या एक, जैसे ये स्टेटमेंट पहला है, पहला इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ दूसरे स्टेटमेंट के कि नहीं। तो अगर जो दोनों ये पहला दूसरे स्टेटमेंट की वजह से पहली घटनाएं घटी तो दोनों सही हैं और पहले का कारण दूसरा है। और अगर जो ऐसा होता है कि दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअली सही हैं बट दूसरे को पूरक नहीं है, तो इसको क्या कह देंगे कि ऊपर वाला तो सही है, दोनों तो सही हैं मगर एक का कारण दूसरा नहीं है। फिर आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों। इसमें जैसे दिया गया है B.R. अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचा के आलोचक थे, ये सही है क्योंकि वो सपोर्ट करते थे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस समय जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोकल गवर्नमेंट का उतना इम्पोर्टेंस था नहीं। फिर अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास
वास्तव में ना तो विधायी शक्तियाँ हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये उन्होंने कहा कि जो उस समय के प्रेजेंट, उस समय जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय भारतीय संविधान में जो संघवाद था वो अनुकूल नहीं था अंबेडकर के अनुसार। और उसका कारण ये था क्योंकि वो चाहते थे कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, लेकिन उस समय नहीं दिया गया था। इस वजह से पहला स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि वो जो है इस बात का विरोध करते थे कि जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फिर इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक वही ऊपर वाला रिपीट करना है। जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है, ये सही है दोस्तों। और जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। लेकिन ये पहले का दूसरा कारण नहीं है, इसलिए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 88, जिसमें कहा गया शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है, ये सही है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। फिर आपका 89 है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये भी इसी पैटर्न पे है। फिर आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, तो आप इसको इजीली देख लीजिएगा। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है कि जो हम फैक्ट आपको बता दें नया। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और अगले वीडियो में हम लोग जो आपका इसी ईयर का 2021 का, जैसा आप जानते हैं कि 2 पाली में एग्जाम होता है, तो ये हम लोग फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2021 का। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2021 का जो सेकंड पाली में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इस सीरीज को अच्छे से देखिए और जितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।